मैं डॉक्टर आर.के. पुरोहित, आपका स्वागत है। आज क्षेत्रता के बारे में आगे की चर्चा करें कि पिछली चर्चा में हमने ये देखा कि भारत में क्षेत्रीयता की भावना बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें अगुवा हैं हमारे देश के राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए और वोट पाने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जाता है, इनको प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसी भावनाओं को आगे लेकर के राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है और ये राजनीतिक दल फिर इन्हीं क्षेत्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर के राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं। अब बताइए कि जिन राजनीतिक दलों में क्षेत्रीयता की भावना बहुत अधिक है, वो यदि चुन करके राष्ट्र के संसद में पहुंच जाए तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी, क्योंकि उनकी दृष्टि हम यह मानते हैं कि संसद में जो भी सदस्य पहुंचते हैं या पहुंचेंगे, हम उनसे राष्ट्रीयता की भावना की अपेक्षा करते हैं। लेकिन चूंकि ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीयता की भावना से ओतप्रोत होते हैं, इसलिए उनसे राष्ट्रीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार से भारत में क्षेत्रीयतावाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और क्षेत्रीयतावाद की राजनीति से हम सब त्रस्त हैं। इसके दुष्परिणाम क्या निकले हैं उसको थोड़ा सा देखें। इसका प्रभाव क्या पड़ा है उसको देखें। सबसे पहले है पृथक राज्यों की मांग। पृथक राज्यों की मांग पूरे देश के अनेक राज्यों में लगातार अभी भी की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग यह सोचते हैं कि हमें अपने लिए एक अलग से राज्य चाहिए। हम उस बड़े राज्य का अंग बन करके नहीं रह सकते जहां पर हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है अथवा हमारे क्षेत्र का विकास समुचित रूप में नहीं हो पा रहा है। जैसे इस पृथक राज्यों की मांग में और इसमें जाति और भाषा के आधार पर मांग की जाती है। भारत में जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है, ये प्रायः भाषा को आधार बनाकर किया गया है। जैसे पंजाब का विभाजन किया गया, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। इसके पहले हिमाचल प्रदेश की स्थापना हो चुकी थी। महाराष्ट्र और गुजरात भी भाषा के आधार पर बने। असम में पहले पूरा पूर्वोत्तर राज्य में केवल एक ही प्रदेश हुआ करता था, असम। आज विभिन्न प्रकार की मांगों को संतुष्ट करने के लिए असम को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब उसी के राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो कि आज इन राज्यों की संख्या 7 हो गई है। अलग अलग संवैधानिक संशोधनों के द्वारा विभिन्न प्रकार से ये राज्यों का निर्माण किया गया है। इसमें भी मूल चीज है कि भाषा को आधार बना करके राज्यों का निर्माण किया गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। बिहार का विभाजन हुआ और उसमें से झारखंड का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तर प्रदेश के विभाजन के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया। और अभी भी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल राज्य निर्माण की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग सोचते हैं कि हमारी संस्कृति अन्य क्षेत्रों की तुलना में दूसरी है और इसलिए हमको अलग राज्य चाहिए। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर कि पूरे प्रदेश का एक साथ विकास नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग की जाती है। नागपुर आदि का जो पूरा एरिया है उसको विदर्भ कहते हैं। विदर्भ के लोगों का, नागपुर के लोगों का यह कहना है कि जब से महाराष्ट्र की राजधानी बंबई या मुंबई बनी, तब से नागपुर के क्षेत्र की उपेक्षा निरंतर होते जा रही है और नागपुर का पूरा क्षेत्र विदर्भ कहलाता है। तो विदर्भ के लोगों की यह मांग है कि महाराष्ट्र का विभाजन करके एक पृथक विदर्भ राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। इसी प्रकार से
गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र है, सौराष्ट्र क्षेत्र के निर्माण की मांग की जा रही है। तो ऐसे ही असम में बोडोलैंड की मांग की जा रही है और वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की मांग की जा रही है। तो हम देखते हैं कि जहां पर भी संस्कृति में थोड़ा बहुत फर्क है, जहां की भाषा थोड़े बहुत इधर उधर भिन्न है, वहां के लोग पृथक राज्य की मांग करते जा रहे हैं और केंद्र सरकार भी इन के आगे विवश हो जाती है और पृथक राज्य की मांग को वह हरी झंडी दे देती है। इसके बाद दूसरा बिंदु है अंतर्राज्यीय विवाद। विभिन्न राज्यों के बीच अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक है, जहां पर राज्यों की संख्या अधिक होगी वहां पर विवाद उत्पन्न होंगे, जहां पर शक्तियों का विभाजन होगा वहां पर विवाद उत्पन्न होंगे। जैसे नदी जल विवाद बहुत बड़ी समस्या है, पूरे भारत की एकता को यह प्रभावित करती है। कैसे? जैसे कि कावेरी नदी भारत के पांच नदियों में 6 नदियों में प्रमुखता से उसका नाम लिया जाता है, लेकिन कावेरी नदी के जल को बंटवारे को लेकर के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच विवाद है। इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसका अपना डिसीजन दे चुका है, लेकिन फिर से कोई नया इशू उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से कावेरी जल विवाद को लेकर के बहुत बड़ी समस्या भारतीय एकता के सामने खड़ी हो गई है। आए दिन किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी को लेकर के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के बीच विवाद है और भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि पंजाब में है, वहां से विद्युत उत्पादन होता है। तो विद्युत उत्पादन को लेकर के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच विवाद है, उसके वितरण को लेकर के सब कोई दावा करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यदि एक ही चीज पर सब कोई दावा करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। चंडीगढ़ के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है और पूरे भारत भर में एकमात्र, अभी तो खैर हैदराबाद भी हो गया है, तो चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की, हरियाणा की। इस एक नगर में, चंडीगढ़ में 2 राज्यपाल रहते हैं, 2 मुख्यमंत्री निवास करते हैं, 2 राज्यों की विधानसभाएं हैं और वहां पर काम चल रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में पंजाब कहता है चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा कहता है चंडीगढ़ हमारा भी है। तो दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चंडीगढ़ पंजाब के क्षेत्र में स्थित है और पंजाब वहां का मूल प्रांत है, इसलिए पंजाब का दावा चंडीगढ़ पर अधिक है। चंडीगढ़ का विभाजन क्यों नहीं किया जाता? तो यदि पूरे भारत भर में चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा नगर है जो पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से स्थापित किया गया है, यदि चंडीगढ़ का विभाजन हो जाता है तो उसकी पूरी सुंदरता, उसका गौरव पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए चंडीगढ़ का विभाजन संभव नहीं है या उसको नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे ही विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल को लेकर के विवाद है। महानदी एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्षेत्र में बहती है और उड़ीसा में जाकर के, उड़ीसा में फिर आगे चल करके वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन उड़ीसा में इसके लिए बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। बांध में पानी की कमी का रोना हमेशा उड़ीसा रोते रहता है। ऐसे सीमा विवाद, विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद है। एक तो पंजाब और हरियाणा के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। तो जहां राज्य अधिक होंगे वहां पर विवाद होगा, सीमा विवाद होगा, नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद होगा, अनेक प्रकार की अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। यदि मान लीजिए दोनों स्थानों पर, दो राज्यों में परस्पर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल शासन में है तो वहां पर विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि मान लीजिए 2 राज्यों में एक ही दल की सरकारें हैं
तो फिर वहां पर शांति से सौमनस्यता पूर्वक विवाद का समाधान हो जाता है। लेकिन दो प्रतिद्वंदी दल यदि आमने सामने आ गए तो फिर विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर स्वायत्तता की मांग, भारत में राज्य सरकारें अधिक स्वायत्तता की मांग करती है और यह मांग विशेष करके उन राज्यों के द्वारा की जाती है जहां पर केंद्र में जिस सरकार को बहुमत मिला हुआ है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला हुआ है, उसके विपरीत यदि कोई दल किसी राज्य में स्थापित है तो वहां पर उस राज्य में अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो हमेशा केंद्र से अदावत का रुख बनाए रखते हैं, जैसे डीएमके, एआईएडीएमके। डीएमके का मूल मंतव्य है, उसका मूल उद्देश्य है एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान, और इसके बारे में किसी प्रकार से समझौता करना नहीं चाहता। तो डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, ये दोनों ही राजनीतिक दल इस प्रकार से केंद्र सरकार से हमेशा अदावत की मूड में रहते हैं। हाँ, यदि केंद्र सरकार के साथ उनका किसी प्रकार से अलायंस है, कोई गठजोड़ है, तो भले थोड़े समय के लिए वो लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन ये हमेशा इस प्रकार से मांग करते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी है, उसके पहले वामपंथी मोर्चे की सरकार थी, हमेशा इनका रुख केंद्र सरकार के विरुद्ध रहा है। यहां तक कि कई अवसरों पर देखा गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की नीति के विरुद्ध हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि केंद्र सरकार की किसी नीति का विरोध करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। मतलब शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दल नहीं, राज्य सरकारों के द्वारा हड़ताल, प्रदर्शन और धरना दिए जाते हैं। इससे बढ़कर दुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे ही केरल में साम्यवादी दल की सरकार है, वहां पर भी साम्यवादी दल यदि केंद्र सरकार के साथ उसका गठजोड़ है तब तो ठीक है, यदि गठजोड़ नहीं है तो वहां के लोग भी, वहां की सरकारें भी केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते रहती है। पंजाब में अकाली दल है, अकाली दल का मूल मंतव्य है पंजाब का विकास करना, तो वे लोग भी अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। तो अभी तक का अनुभव यह बताता है कि जिन राज्यों में दूसरे दल की सरकारें हैं और केंद्र में एक दूसरे दल की सरकार है, उन राज्यों से पृथकता की मांग या स्वायत्तता की मांग अधिक की जाती है। वे संवैधानिक दायरों से और ज्यादा बढ़ करके अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं, अधिक अधिकारों की मांग करते हैं। लेकिन अभी तक का हमारा अनुभव यह बताता है कि यदि राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता दी गई तो इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। तो इसलिए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संविधान में जो प्रावधान है उसी प्रावधानों के अंतर्गत ही राज्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्हें स्वायत्तता का वो उपभोग कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में। और यदि राज्य किसी प्रकार से पृथकता की मांग करते हैं तो पृथकता की इस प्रकार की मांग का पूरी तरह से दमन किया जाना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब राज्यों के द्वारा इस प्रकार से स्वायत्तता की अधिक मांग की जा रही है। अभी एक बहुत बढ़िया केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि शासन के अधिकारियों का पदस्थापना और स्थानांतरण करने का अधिकार दिल्ली सरकार को है। दिल्ली सरकार ने उसी दिन एक अध्यादेश जारी करके सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को शून्य घोषित कर दिया और कहा कि ये केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है देखने की बात है। वैसे शुरू से जब से आपकी सरकार दिल्ली में आई है तब से उसका हमेशा केंद्र सरकार पर निशाना रहा है। उसकी केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है। जब तक दोनों के बीच तालमेल न हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तब तक राज्य सरकार का
कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो ये विभिन्न राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच इस प्रकार से अनबन, इस प्रकार से विवाद चलते आ रहे हैं। चौथा है केंद्र राज्य संघर्ष। केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहा है केवल क्षेत्रीयता के कारण, क्योंकि राज्य केवल अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहते हैं, जो कि लगभग स्वाभाविक है। लेकिन केंद्र सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए वह डिसीजन लेती है। यदि उस डिसीजन से, यदि उस निर्णय से, उस कानून से, उस प्रस्ताव से, उस कार्य से किसी राज्य को अधिक लाभ नहीं मिलता, तो राज्यों का विरोध भी स्वाभाविक है। लेकिन केंद्र सरकार का ध्येय पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है। उसमें कोई क्षेत्र छोटा या बड़ा या महत्वपूर्ण या कम महत्व का नहीं होता। लेकिन राज्यों के बीच इस प्रकार से केंद्र की सरकार के साथ इस प्रकार से मतभेद लगातार चले आ रहे हैं। इसके बाद उत्तर दक्षिण भावना। हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहते हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में जो प्रमुख 4 राज्य हैं, तमिलनाडु तमिल भाषा, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा, केरल मलयाली भाषा। तो ये जो 4 प्रांत हैं जिनका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, ये चारों प्रांत ये सोचते हैं कि हम दक्षिण भारत के हैं और हमारी संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति से भिन्न है, या हिंदी राज्यों की संस्कृति से हमारी संस्कृति भिन्न है, और केंद्र सरकार हम पर जबरदस्ती कोई चीज थोपना चाहती है। इस प्रकार से थोपने की प्रवृत्ति का राज्य सरकारें विरोध करती है। ऐसे ही भाषावाद के बारे में भी भाषा को लेकर के उत्तर दक्षिण के राज्यों में मतभेद है। जितने भी हिंदी बेल्ट हैं, या इन 4 राज्यों को छोड़ करके, या मानकर चलिए कि केवल तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी के बारे में अन्य राज्यों में कोई विरोध नहीं है। एकमात्र डीएमके है, एआईएडीएमके है, और ये दोनों राजनीतिक दल हिंदी भाषा का विरोध पुरजोर तरीके से करते हैं। केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी घोषणा करती है हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में, तो डीएमके और एआईएडीएमके एक स्वर से भारत सरकार की उस नीति का विरोध करते हुए हिंदी थोपने का आरोप लगाते हैं। और डीएमके का या तमिलनाडु का एक अदना सा नेता स्टेटमेंट दे देता है हिंदी थोपने का हम विरोध करते हैं बोल करके, और सरकार, केंद्र सरकार की तो चुप रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमेशा इन दक्षिणी राज्यों के द्वारा केंद्र पर आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। और अधिक स्वायत्तता, विभिन्न राज्यों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है। संविधान जितनी स्वतंत्रता, जितनी स्वायत्तता राज्य सरकारों को देता है, उसके अनुरूप वो काम करें तो बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है, और अभी भी काम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। परेशानी थोड़ी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन राज्य सरकार का कोई भी विकास योजना अधूरा नहीं रह जाता। सब काम तरीके से धीरे धीरे ढंग से हो रहा है। लेकिन इसके आधार पर कि हमारा विरोध केंद्र सरकार से है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, केंद्र सरकार में दूसरे राजनीतिक दल बैठा हुआ है, इस आधार पर यदि राज्य विरोध करते हैं तो यह बहुत गलत है। उन्हें संविधान जितनी स्वायत्तता देता है उसी स्वायत्तता का उपभोग करना चाहिए। अभी तक केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए जितने भी आयोग बने, इनमें से किसी भी आयोग ने यह अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो जहां संविधान आ जाता है तो वहां पर संविधान को देखते हुए केंद्र सरकार भी राज्यों को स्वायत्तता का उपभोग करने देती है, लेकिन राज्य सरकारें मनमानी करती है। वो ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे वोट की राजनीति चलती है, फ्री बीज देती हैं, फ्री में जो चाहे सब देंगे, केवल फ्री में। अभी थोड़े दिन पहले आपके केजरीवाल आए हुए थे रायपुर में उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली सबको फ्री दी जाएगी।
अब प्रश्न ये उठता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने में जो शासन का खर्च होगा उस खर्च की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अभी पंजाब में भी इसी प्रकार से फ्री में बिजली दे रही है गवर्नमेंट, दिल्ली में भी सरकार फ्री में बिजली दे रही है। तो फ्री में बिजली बांटना कहां तक उचित है, कहां तक जायज है? तो इस प्रकार से यदि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए तो फिर राज्य मनमानी करते हैं, राज्य की कोष का दुरुपयोग करते हैं। इसके बाद अधिक स्वायत्तता की मांग, अलग होने की मांग, जैसे डीएमके, एडीएमके, खालिस्तान, मिजोरम, खालिस्तान तो बिल्कुल भारत का सिलसिला बन गया है। ये खालिस्तानी जिसका जो आंदोलन पंजाब में इसके पहले चल चुका है और जिसने हमारे श्रीमती गांधी की भी बलि ले ली। खालिस्तान आंदोलन अभी भी हमारे देश में चल रहा है और कुछ ऐसे नेता हैं जो खालिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन देशों में खालिस्तानी समर्थक बहुत ही सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता से खालिस्तान आंदोलन लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। फिर इसी प्रकार नागालैंड, तेलंगाना, गोरखालैंड, कश्मीर, ये सब अधिक स्वायत्तता या पृथकता की मांग करने वाले संगठन हैं, या इस प्रकार से इन प्रांतों में पृथकता की मांग ज्यादा होती है। जैसे कश्मीर तो जब से 1950 में, 1957 में जब से वहां पर नया संविधान लागू हुआ तब से लेकर के थोड़े समय पहले तक निरंतर कश्मीर की पृथकता की मांग यहाँ के नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, देश को तोड़ने का कोई भी काम नहीं होना चाहिए और इस बारे में केंद्र सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है कि कोई भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का विभाजन अब नहीं होगा, जो होना था हो गया। अब भारत का विभाजन किसी भी आधार पर नहीं होगा। और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल को पूरे देश की राजनीति को ही बिगाड़ कर रख दिया। जैसे तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके नेता जयललिता थी और डीएमके के नेता अभी स्टालिन है। तो तमिलनाडु में डीएमके, एडीएमके, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उड़ीसा में बीजू जनता दल, असम में असम गण परिषद, महाराष्ट्र में एनसीपी और इसी प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य में, केरल में, इन विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुत ज्यादा उभार पर हैं और क्षेत्रीय दलों को उसी क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। परिणाम स्वरूप न केवल वे लोकसभा में पहुंच जाते हैं, जैसे टीएमसी भी वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्रीय दल है, तो इन दलों को न केवल अपने राज्य में सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है, अपितु यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। दृष्टि रहेगी संकीर्ण, लेकिन बैठे हैं संसद में। अब आगे देखें इसका दुष्परिणाम क्या निकला है। इसका दुष्परिणाम सबसे पहले स्वार्थगत भावना में वृद्धि। हमारा हित पूरा होना चाहिए ताकि देश जहां भी जाए, देश का होता है नहीं होता आपको कोई मतलब नहीं, हमारा हित पूरा होना चाहिए। दूसरा, केंद्र और राज्य के संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के तुतु में हो जाती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं और राज्य और केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को अनेक प्रकार के मामलों में फंसाने की कोशिश करती है। दोनों सरकारों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है और इस सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने हो जाती है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पर की विभिन्नताएं बहुत अधिक है और जहां पर राष्ट्रीय एकता एक समस्या बनकर के सामने आ गई।
ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी देश में नहीं मिलती। आप पाकिस्तान पे चले जाइए, वहां पर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का विरोध नहीं करेगा। और भारत में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जो भारत का विरोध करते हैं, न केवल अपने देश के अंदर करते हैं, अब तो बाहर जाकर भी वो भारत का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध तो अलग चीज है, सरकार का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन यदि आप बाहर जा करके राष्ट्र का विरोध करते हैं और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते उनके विरुद्ध, तो यह सब भारत के लिए बहुत अधिक दुखद स्थिति है। आपको स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता के नाम पर इसका दुरुपयोग करने का अधिकार आपको नहीं है। सोचिए कि दिल्ली JNU में जब कुछ लोगों के ग्रुप ने भारत विरोधी नारे लगाए थे, भारत विरोधी नारे लगाए, सरकार विरोधी नारे नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार से नारे लगाए गए थे। और ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई की गई तो भारत के ऐसे 50 नेता उन लोगों के पक्ष में समर्थन करने के लिए सामने आ गए थे। तो ऐसी स्थिति दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी कि भारत के टुकड़े करने के बाद जो व्यक्ति और जो ग्रुप कर रहा है उसका समर्थन राजनीतिक दलों के द्वारा होना, इससे बढ़कर शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और राष्ट्रभाषा की समस्या, और ये भारत की सबसे दुखद स्थिति है कि आज 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, आज तक भारत की राष्ट्रभाषा चयन नहीं किया जा सका है। हिंदी बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी पूरे देश में कहां पर पूरी तरह से लागू है। तो भारत कितनी दुखद स्थिति है कि हम आज भी भारत के लिए राष्ट्रभाषा का चयन नहीं कर सके हैं। और यदि केंद्र सरकार को भी काम करते हैं हिंदी को लागू करने के लिए, तो विभिन्न राज्यों के द्वारा और विशेष करके तमिलनाडु के द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है। आप कभी तमिलनाडु जाइए, वहां पर आप हिंदी में बात करिए, आपकी बातों को कोई जवाब सामने वाला नहीं देगा। सब समझते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, या तो आप तमिल बोलिए अथवा आप अंग्रेजी बोलिए। और इसका निष्कर्ष के रूप में देखें, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विभिन्नता होना स्वाभाविक है। राज्यों में एक राष्ट्र के अंदर विभिन्नताओं का होना आवश्यक है, लेकिन विभिन्नताओं में एकता की स्थापना भी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है हमेशा गलत होती है और इसको पूरी ताकत से रोका जाना चाहिए। कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसे देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं या इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोग अपना सिर न उठा सके, अपना फन ऊंचा न कर सके। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता। क्षेत्रीय स्वायत्तता संविधान की सीमा के अंतर्गत जो दी गई है पर्याप्त है, और यदि अधिक इनको स्वायत्तता दी जाएगी तो राज्य सरकारें मनमानी करेंगी। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था तो उसने हजारों की संख्या में हाथियों का निर्माण किया, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा हुआ। क्यों? आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान कहता है कि कोई भी अधिकारी अथवा कोई भी सरकार या सरकार का कोई भी मंत्री अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी काम यदि करता है तो उसके लिए वह न्यायपालिका में उत्तरदायी नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल के चुनाव के लिए हाथी के हजारों मूर्तियां बना देता है सरकारी पैसे से, लेकिन आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया, जिसमें भवन के इनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्चा किया, आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, भ्रष्टाचार की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य कार्रवाई आप नहीं कर सकते। फिर वोट की राजनीति। वोट की राजनीति ने तो पूरे भारत की राजनीति को बर्बाद करने धर दिया है। केवल वोट की राजनीति, केवल हमको वोट किया। और चौथा है कि यदि राजनीतिक दल कोई मांग करते हैं, ठीक है, उनको मांग
कोई भी व्यक्ति मांग कर सकता है, लेकिन यदि वे अपनी मांग को मनवाने के लिए आंदोलन का राह पकड़ते हैं जिससे राज्य की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, तो ऐसे आंदोलन का दमन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के आंदोलन किसी भी प्रांत में होते हैं जो राष्ट्र के विरुद्ध है या केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो इसका दमन किया जाना चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या है एकता और अखंडता को बनाए रखने की, लेकिन भारत में ऐसी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो कि भारत को तोड़ने पर तुली हुई है। इसलिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग रहना आवश्यक है और भारत में केंद्र में एक ऐसी सरकार बने जो पूरे देश को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, तो किस प्रकार से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का कैसा मौका मिलता था। लेकिन अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अब पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने सैनिकों को पूरा खुले हाथ दे दिए, पूरी खुली छूट दे दिया है, जहां आतंकवादी मिलते हैं ठोको। इस प्रकार से क्षेत्रीयता का होना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्षेत्रीयता की आड़ में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दांव पर लगाना उचित है। ये है क्षेत्रीयतावाद। इसी के साथ क्षेत्रीयतावाद का यह चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।